जब भी मर्द बाहर मुंह मारता है वो अपने 40s की एज में ही मारता है। 40s की एज में ऐसा क्या हो जाता है मर्द को? Up until 40 years, women are more desirous. वो टाइम होता है मर्द के लिए जिसमें वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा होता है। अब वो बीवी कह रही है तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। बाय द एज ऑफ 40 औरत ठंडी होना शुरू हो जाती है। मर्द उस वक्त थोड़ा सा सेटल्ड हो चुका होता है। अब वो कहता है कि अच्छा अब आओ। अब वो कहती है नहीं जाओ घर जाओ। अब मर्द क्या करेगा, क्योंकि इसमें मजा आता है, चस्का मिलता है। इसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाती क्यों है? जो बिटवीन 35 to 40 की एज में किसी और ने कह दिया तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा, तो वो फौरन उसके कंधे पे सर रख लेती। वो पीरियड है ना जिसमें मर्द गायब है। मियाँ बीवी में से किसी एक का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपोज हो जाता है तो क्या रिलेशन पहले जैसा हो सकता है? मियाँ बीवी को एक दूसरे का मोबाइल चेक करना चाहिए। मर्द को जब ये लग रहा होता है चीटिंग कर रहा था तो मैं पकड़ा ना जाऊं, मर्द औरत पे सख्त होना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि वो बोले मैं ऊपर चढ़ाई कर दूं। औरत भी चीट कर रही होगी ना, तुम देखना। शौहर अगर किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी ले रहा है और बीवी को पता चल जाए तो बीवी कौन से ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स ले कि वो मर्द उस औरत से दिलचस्पी हटा दे? मर्द जब भी मुंह मारता है आखिर 40s की एज में ही क्यों मारता है? औरत की कौन सी गलती की वजह से मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत आती है? मियाँ बीवी में से किसी एक का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर एक्सपोज हो जाए तो क्या रिलेशनशिप पहले जैसा हो सकता है? जब बीवी को शौहर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चल जाए तो बीवी को वो कौन से पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए कि मर्द का ध्यान दूसरी औरत से हमेशा के लिए खत्म हो जाए? ये सब कुछ हमें बताया है लाइफ कोच माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर, हमने अक्सर अपने माशरे में देखा है कि जब भी मर्द बाहर मुंह मारता है वो अपने 40s की एज में ही मारता है। 40s की एज में ऐसा क्या हो जाता है मर्द को? इस चीज़ को हम अगर इस तरह से लें कि मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है तो वो शायद ज़्यादा समझ आएगा। बिकॉज ये थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है मेरे नज़दीक ना। ये किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का एक आसान तरीका है क्योंकि इसमें मज़ा आता है, चस्का मिलता है। बट होता क्या है कि हमें अगर शादियों को समझना है ना या रिलेशनशिप्स को समझना है तो हमें उसकी पूरी लाइफ साइकिल को समझना है। जब शादी होती है नई नई तो मियाँ ने बीवी को देखा, बीवी ने मियाँ को देखा, दोनों के एंकर्स बड़े ज़बरदस्त थे। उसने उसके लोहे के दांतों को भी कहा आप तो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, उसने उसके गंजेपन को कहा आपके सर पे कितनी अच्छी टोपी है, ठीक है। लेकिन जब वो थोड़ा सा अरसा गुजरता है तो फिर वो वही दांत उसको तंग करते हैं, वो कहती तू तो गंजा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा और अरसा गुजरता है, करते 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 ये स्पैन जो है ये बढ़ता जाता है। हम तजदीद वफ़ा नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब मेरी रिसर्च के मुताबिक, मैं कोई इस पर ये नहीं कहूँगा कि बाकी सबकी भी ये रिसर्च है या नहीं, बट मैंने जितने केसेस किए हैं स्पेशली जो मिड लाइफ क्राइसिस जिनको आप कह रही हो, वो ये है कि 20, 26, 27 की अगर हम एवरेज एज लें शादी की लड़कियों की, हाँ ठीक जी, है, पाकिस्तान में तो मर्दों की भी 4-5 साल का फ़र्क होगा। तो वो अप अंटिल 40 ईयर्स विमेन आर मोर डिज़ायरस। उनको ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं, उनकी उनकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो बहुत हाइटेंड होती हैं, हाँ ठीक जी, है। उनकी फ़िज़िकल नीड्स बहुत हाइटेंड होती हैं। तो वो टाइम होता है मर्द के लिए जिसमें वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा होता है, ठीक है। स्ट्रगल कर रहा स्ट्रगल कर रहा होता है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी चीज़ है, जी जी। ठीक है, उसमें उसने जगलिंग करनी है, बैलेंस करना है, बच्चों को भी बैलेंस करना है, बीवी को भी करना है, बाहर को भी करना है, काम को भी करना है, हर चीज़ को उसने बैलेंस करना है। तो वो उस वक्त इतना ज़्यादा वर्कड आउट होता है कि उसको नहीं समझ आ रही होती कि मैंने ये चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। अब वो बीवी कह रही है कि तुम्हारे पास टाइम, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुम सुबह आ रहे हो, सुबह जाते हो, रात को आते हो, रात को तुम थके हो तो तुम सो जाते हो, ठीक है जी। अच्छा, बेचारे मर्द मैं इसलिए कह रहा हूँ, को ये नहीं पता कि यार औरतों को हमने खुश कैसे करना है, सेटिस्फाई कैसे करना है, ठीक। वो ये समझते हैं कि जी मैंने इनको प्रोवाइड कर दिया खाना पीना तो सब कुछ मिल गया, ठीक है, फर्ज पूरा हो गया। फर्ज पूरा हो गया। अब औरत उस वक्त, उनकी औरत की दुनिया, लेट्स बी ऑनेस्ट, औरत की दुनिया वो मर्द है, ठीक है। वो ना अपने माँ बाप के पास अब जाके रोएगी, ना वो अपने बहन भाई को जाके सलाह बातें सुनाएगी, ना उसने कहीं और जाना। तो उसकी दुनिया, अच्छा फिर बच्चा आ गया, अब उसकी दुनिया में ऑल्दो एक और एलिमेंट आया जिससे उसका प्यार डिवाइड हुआ, लेकिन उसकी दुनिया अब भी वही मर्द है, ठीक है। अभी भी उसको सपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए रात को उसने उसी के साथ बिस्तर पे सोना है। फाउंडेशन वही है बेसिकली। फाउंडेशन वही है। दूसरा बच्चा आ गया, फिर भी वो डाइवर्ट हो रही है, वो डिवाइड हो रही है, बट उसकी वो जो है ना एक पिलर उसका, जी जी। वो मर्द है जिसके साथ उसने हर चीज़ शेयर करनी है। हाँ। मर्द कहता है यार ये तो मैं इस वक्त मेरा दिमाग खा रही, चाट रही है, मैं बेहतर है मैं सो जाऊँ। हाँ, मुझे काम ही नहीं करने देती, सपोर्ट ही नहीं करती। ठीक है, अब मैं थका आ रहा हूँ, या कि मुझे करेगी। अच्छा, उसमें औरतों का प्रॉब्लम ये है कि वो जब बंदा आता है ना, मैं हमेशा कहता हूँ जब वो दरवाज़ा खोले ना, जी। चाहे तुम्हारे सर पे आसमान गिर गया हो, स्माइल से मिलो,
ठीक है। जब तुम स्माइल से मिलोगी तो वो मर्द को पहला वो तुम्हें रेसिप्रोकेशन में स्माइल देगा। ऐसे हो नहीं सकता कि आप स्माइल दें तो अगला क्या चपेड़। हाँ ठीक एग्जैक्टली है। सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो अब वो हमारी औरतें मिलती कैसे हैं, तुम इस वक्त आ रहे हो, कुछ टाइम है, आपको पता है आज क्या हुआ, आपकी हाँ अम्मा ने मुझे आपकी क्या अम्मा कह ने क्या दिया। कह दिया, एग्जैक्टली राइट। हाँ। सो वो क्या होता है कि वो फिर रिपल्शन शुरू हो जाती है। हम्म, अच्छा फिर वो डायरेक्ट अटैक भी अम्मा से ही शुरू होता है। जो उनके दिल के सबसे करीब होती है। क्योंकि सबसे मैं बल्कि उस पर वो एक हदीस कोट किया करता हूँ, एक वाक़या, हदीस तो नहीं, एक वाक़या है सहाबा का, सहाबिया का एक, कि वो उनके शौहर जो थे वो मुजाहिद थे और जब कारोबार जो भी से सब जाते थे बाहर, तो वो जब उनका बच्चा बीमार था, ग़ालिबन अबू तलहा नाम था, मेरे ज़हन से नाम निकल जाता है, तो वो उन्होंने जब घर आए तो बच्चा फौत हो चुका हुआ था। तो बेगम को उन्होंने पूछा बच्चा कैसा है। बेगम ने उनको बिठाया, प्यार इस्तकबाल किया, तैयार हुई उनके लिए, खाना खिलाया, खाने के बाद पूरी रात उनके साथ बिस्तर पे गुजारी। अगले दिन सुबह उठ के उनको पूछा कि अगर अल्लाह जो है वो आपको या कोई बंदा आपको कोई इमानत दे तो आप क्या करेंगे। उसने कहा मैं फ़ौरन वापस करूँगा। उन्होंने कहा फिर अल्लाह ने जो इमानत दी थी वो वापस ले ली। अब देखो कितनी हिकमत थी इस सारे मामले में। ठीक है। काश हमारी औरतें, वैसे तो वो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, काश वो ये हिकमत सीखें, ये समझे कि यार आपने वो जब फर्स्ट टाइम उसको मिलना ना, जितनी अब माँ के लिए एक छोटे बच्चे की मौत कितनी बड़ी तकलीफ है। बहुत बड़ी। ठीक है। तो वो जो है वो उसके ऊपर वो लाश अंदर पड़ी हुई है, अभी दफनाई नहीं है। ठीक है। लेकिन वो बाहर ये बैठ के सब कुछ कर रही है। ठीक है। सोचो ना, औरत, वो औरत नहीं है क्या। सो अब ये हमारी औरतों को ये समझना ज़रूरी है। वो जब उनके साथ नेगेटिव एंकर्स, हम कहते हैं एंकरिंग, नेगेटिव एंकर्स जब बिल्ड करती हैं, उनको नेगेटिव तरीके से मिलती हैं, तो शौहर को भी उसकी शक्ल से रिपल्शन होना शुरू हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। कई दफ़ा शौहर भी ये काम कर रहे होते हाँ हैं। जी, वो ठीक है। बिल्कुल सही है। नाउ बाय द एज ऑफ 40 औरत ठंडी होना शुरू हो जाती है। हम्म, उस वो एक्सेप्ट करने लग जाती है कि अब तो यही ज़िंदगी है, 14 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं शादी को, इसने इसी तरह रहना, इसने तो बदलना नहीं और है। अब बच्चे भी हो गए हैं, क्या बच्चे ही कर बड़े हैं, लेगा, हाँ, कहाँ ही जाएगा, आना तो मेरे पास ही है। ठीक है। तो बच्चे बड़े हैं मेरे, मैं बच्चों को संभालूंगी, मुझे नहीं चाहिए वो। अब जब मर्द उस वक्त थोड़ा सा सेटल हो चुका होता है, वो होना अपनी शुरू होता है, होना शुरू होता स्टेबल है, होना शुरू स्टेबल होना होता शुरू होता है, तो अब वो कहता है कि अच्छा अब आओ। है। अब वो कहती है नहीं जाओ घर जाओ। ठीक है। ओके। मेरे पास क्यों, और मेरे सर में दर्द है, ये तुम्हारे बच्चों ने मुझे तंग। अच्छा फिर ये एक और औरत का बड़ा ताना होता है, इंतहाई गंदा ताना, जो मियाँ बीवी एक दूसरे को, तुम्हारे बच्चे, भाई तुम्हारे नहीं है। दोनों के हैं। ठीक है, दोनों के बच्चे हैं ना, को हमारे Exactly. बच्चे को हम, तुम्हारे बच्चे तो भाई वो कहता है तुमने तरबियत अच्छी नहीं की, वो कहती है तुम घर पे नहीं होते उसके लिए। ठीक नाउ, अब वो जो बच्चे हैं चूंकि वो बड़े हो रहे हैं, अब औरत हमारे यहाँ पर जो ना हया का कॉन्सेप्ट ये है कि जी ओह अस्तगफिरुल्लाह, बच्चों के सामने लड़ सकते हैं, हग नहीं कर सकते, ठीक है, माथा नहीं चूम सकते। Exactly, तो होता हमारी है ये ऐसे। बेहयाई को हम हया कह रहे हैं। ठीक है। मैं इसको बेहयाई कहता हूँ कि भाई जो आप बच्चों के सामने लड़ झगड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं प्यार से रह सकते। ठीक है। आप शोइंग लव क्यों नहीं कर सकते। अच्छा अब वो क्या हो रहा है कि वो उस वक्त मर्द जो है उसको, अब मर्द इमोशनल ट्रॉमा में गया है, उससे पहले औरत इमोशनल ट्रॉमा में थी। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास जो बिटवीन 35 to 40 की एज में औरतों के इमोशनल ट्रॉमास की वजह से किसी और के साथ किसी और ने कह दिया ओहो तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम्हारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा था, तो वो फ़ौरन उसके कंधे पे सर रख लेती है। बेशक वो गलत नहीं कर रही, बट वो इमोशनली अटैच हो जाती है। ठीक है। क्योंकि औरत की इमोशनल नीड ज्यादा होती है मर्दों से। ज़्यादा के अलावा वो पीरियड है ना जिसमें मर्द गायब है। हाँ जी, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एब्सेंशिया है ना मर्द में। ठीक है। तो अब सब वो उसका होना ना होना एक बराबर है। अच्छा इसी तरह जब वो 40 क्रॉस किया है, अब अच्छा औरत बेचारी या जो भी कहें आप, वो ये करके वो फिर भी कई, मैं कहूँगा कि शायद 1-2% केसेस हैं कि जहाँ पर वो अपनी इज्जत की खेल खेल जाती है, बट 98%, 95% औरतें इज्जत की हिफाजत फिर भी कर लेती हैं, करती हैं बिल्कुल, ठीक मर्द है। नहीं करते। वो जो है ना वो औरत इमोशनल अटैच हो जाती है, अपने अंदर रोना शुद्ध होना, डिप्रेशन में चली जाती है कि वो देखे ना एक वो है जो मुझे इतना ख्याल कर रहा है, ओ भाई वो भी तो मर्द है, वो बेवकूफ़ ये भी तो समझ, वो भी तो मर्द है। ठीक है। वो भी तो तुझे यूज़ कर रहा है अगर तू उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। अच्छा जो मर्द है, अब उसको मर्द को जब 40 के बाद ज़रूरत पड़ी औरत की, अब औरत लिफ्ट नहीं करा रही, ना फिजिकल लिफ्ट है ना इमोशनल लिफ्ट है। ठीक। अब मर्द क्या करेगा, वो भी अगेन ये मैं कोई वो नहीं दे रहा हूँ, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ कि ये काम करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ जो हो रहा है बिल्कुल। वो क्या करेगा माशा कि वो उस वक्त अपनी कोई कुलीग होगी, कोई राह मिल जाएगी, कोई किसी से बात हो जाएगी, कोई अजीज़ होगी, कोई रिश्तेदार होगी, जो कोई कज़न होगी जिसके साथ उसने पहले अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छी गपशप थी, शादी के बाद नहीं उस तरह की रही, तो अब उसने थोड़ा सा उसको सपोर्ट किया। अच्छा और सपोर्ट जैसे ही उसने किया वही इमोशनल कंधा उसने दिया, मर्द उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ठीक है।
बहुत कम मर्द ऐसे हैं जो तवाइफों के पास जाते हैं, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अच्छा। बहुत कम मर्द हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है शायद 5 to 10% भी नहीं होंगे। मर्द हमेशा इमोशनल अटैचमेंट वाले के पास जाते हैं। अगर वो किसी तवाइफ के पास भी जाएंगे तो वो उसके पास जाएंगे जो उनको इमोशनली कनेक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि अब ये देखो ना, उनको जो घर में नहीं मिल रहा था अब उनको वो बाहर मिल रहा है। फिर हमारी औरतों को जब पता चल जाता है, वो क्या कहती हैं, बाहर जो मर्जी मुंह मार के आओ, शादी ना करना। ठीक, गर्लफ्रेंड्स 4 रख लो, गर्लफ्रेंड, शादी हाँ नहीं हाँ, करनी ये है मेरे पास कई दफा मैं सुन चुका हूँ, ये डायलॉग मैंने बहुत सुने हैं। हाँ जी। सर वो गर्लफ्रेंड रखे है ना, मैंने उसको मना किया है, जाए सोए उनके साथ, ओए होए होए, शादी नहीं मैं करने दूंगी इसे, मतलब हलाल नहीं करने दूंगी, हराम करता रहे, खैर है। हराम की तो यशी है। ठीक है, अब ये डायनामिक्स जो है, ये अब एज ग्रुप देखो कि मर्द जो है वो 40, 43, 44, 45, 46 की एज में है, औरत जो है वो 40, 41 की एज में पहुंच रही है। ठीक है, सो इसमें इसको हम मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। ठीक है, सो इस सिनेरियो में वो जो मर्द, बार अगेन मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ना औरत को जस्टिफाइड थी ना मर्द जस्टिफाइड है, पर मैं आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। लेकिन सर सम केसेस में ऐसे होता है कि औरतें मॉरली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से मर्द को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मर्द बाहर जाता है, मुंह मारता है, मैंने देखा है। ओके समीरा, देखो आपने कहा मॉरली, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, 4 तरीके से आपने ये बात कही। ठीक है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करूँगा, देयर आर एक्सेप्शंस विच आर लेस देन 10%, मैं 90% मेजॉरिटी की बात करता हूँ, एज अ मर्द ये बात कर रहा हूँ। अगर मुझे ये यकीन है कि मर्द की जो हाइटेंड एनर्जी है ना, ये समझनी ज़रूरी है, 45 से 60 में मर्द अपनी पीक पे होता है। ठीक है, 45 से 60 में जी, बिकॉज वो रिलैक्स हो चुका है ना बाकी चीज़ों से। अब उसको वापस दोस्त चाहिए, अपनी बीवी चाहिए जो उसके साथ दोस्तों की तरह खेले मिले। ठीक है, अब उस टाइम पर आप क्या कर रहे हैं, औरतें जो हैं वो क्या कर रही हैं कि वो उस टाइम पे उसको, उन्होंने उसकी नसबंदी की हुई है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ लोग कहते हैं सारे बड़े क्रूड वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, भाई लफ्ज़ ही समझ इस तरह आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ये कहती है कि भाई अब इसने जो है ना वो कहीं जाना तो है नहीं, वो जो आपने पहले बात की जी। तो पॉइंट यहाँ समझने का ये है कि वो एक्सेप्शंस 5-10% होती हैं। एक्सेप्शंस औरतों में भी मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। मैं इस वक्त भी 2 केस कर रहा हूँ। ठीक है, कि वो मुझे रो रो के कह रही कि सर मुझसे गलती होगी, मेरे शौहर जो था वो एब्सेंशिया था, वो मुल्क से बाहर था, तो मेरे से पीछे से गलती होगी, मैं अब क्या करूँ। ठीक है, बाय द वे इस पे भी मैं चाहूँगा कि आप किसी वक्त बात करें कि जो मर्द जो हैं वो बाहर मुल्क में रह बाहर के मुल्क में अपनी जो बीवी रहते को हैं, पाकिस्तान में रखते हैं और वहाँ जाके फिर वहाँ चलाते हैं। जाके उनकी गर्लफ्रेंड है, यहाँ इनके बॉयफ्रेंड। हाँ। ठीक है, तो ये जो है ना ये, और फिर वो एक अलग, उसके उनके मसाइल ही अलग हैं। ठीक है, बट एनीवेज, तो वो अब तो ऐसा ही, ये सिर्फ मर्द नहीं कर रहा, ये औरतें भी कर रही अच्छा हैं। सर, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मर्दों की तो चलो फितरत होती है कि वो एक औरत के साथ टिक नहीं सकता, इसलिए 4 शादियों की इजाज़त है, फितरत अल्लाह होती को है। भी पता है, अल्लाह को भी पता है। औरत तो ऐसे नहीं होती, उसकी जो फितरत में है वो वफा है। आपने चूंकि 4 शादियों की बात की है तो मैं इसको करेक्शन, क्योंकि देखो ये दीन की बात है तो मैं इसलिए थोड़ी सी करेक्शन करना जी। चाहूँगा। 4 शादियों का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहले उसको समझ लो क्या है। आज मर्दों और औरतों की क्या रेशो है। इस वक्त एक मर्द के मुकाबले में 3.5 औरतें हैं दुनिया में। 3.5 औरतें। जी, ठीक है, तो ये मतलब आप प्रोपोर्शन में आओ ना। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन की बात हो रही, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक मर्द एक ही औरत के साथ रहता तो बाकी 2.5 औरतें क्या करती, तो वाइफ ही बनती ना वो। सो जब इस जो 4 शादी के जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसका मर्द की फितरत से इतना ताल्लुक नहीं है। फितरत के मुताबिक अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है, 2-2, 3-3, एक का तो जिक्र भी नहीं किया हुआ। ठीक है, 2-2, 3-3 करो 4, ठीक है, लेकिन तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो फिर एक के साथ ही कायम रहना है। करेक्ट, तो अगर हम फितरत की बात करते हैं तो अल्लाह क्या कहते हैं, तो मैंने फितरत में तुम्हें 4 दिए, तुमने 4 ही करनी है। कंपलसरी कर देते अल्लाह, तो कोई औरत या मर्द रोक सकता था अपने आप को? कोई भी नहीं। सो प्लीज़ दीन की जब हम बात करें ना, उसको थोड़ा सा समझ के करें, क्योंकि लोग, और मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि अक्सर लोग इसी तरह से बोलते हैं। ठीक है, आप ऑफकोर्स आप आवाम की नुमाइंदगी कर रही हो ना यहाँ, तो अक्सर लोग इसी तरह से इस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेते हैं। सो ये इसका ये बात है कि जी मर्द, अच्छा ये हवाई भी किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ठीक है, ये भी औरतों ने फैलाई हुई है ये हवाई कि मर्द जो है उसकी फितरत ऐसी है, वो एक औरत पर नहीं टिकता। ठीक है, ऐसा नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लो, अम्मा खतीजा के होते हुए कोई और दूसरी औरत थी उनकी ज़िंदगी में। उसके बाद तो जो आए, जो हमारी बाकी माएँ हैं, वो तो एक स्पेसिफिक रीजंस थी जिनकी वजह से वो हुआ। बट हज़रत अली
अम्मा बीवी फातिमा के होते हुए, ठीक है, एक ही औरत थी ना। सो ऐसा नहीं है कि मर्द मल्टीपल औरतों पे टिकता है। मैं इसलिए ये एग्जांपल्स दी हैं आपको कि ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। नाउ हाँ, आज के मर्द की अगर आप बात कर रही हो, आज का मर्द जिसको कुछ लोग यूज़ करते हैं भंवरा, तो मैं अब आपको एक बात बता दूं समीरा कि मैं इसमें कोई मुज़ायका नहीं समझता ये बात कहने में कि इस वक्त मर्द और औरत 50-50 हैं दोनों। मैं मेरे इतने सारे केसेस को मैं जानता हूँ। मैं अभी एक केस कर रहा था, कुछ अर्सा पहले की बात है। मैं अब आपको वो बताते हुए भी ना कई बार मुझे उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बंदे को पता था कि उसकी बीवी के साथ उसका चौथा बच्चा उसका नहीं है। अच्छा, मालूम था उसको? जी, उसको मालूम था। फिर क्या हुआ? उसने कहा सर मेरी बीवी को नहीं पता कि मुझे पता है, मैं इस बच्चे को कबूल कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपने बाकी बच्चों को बचाना है। सर आपने मेरी बीवी को सिर्फ समझाना है कि मतलब आइंदा के लिए, ठीक है, मैं अगर अपनी बीवी की ये बात बाहर बताऊंगा तो ये जो है ना हमारी जगह सही होगी। तो वो उससे गलती हुई थी और वो ऐसी है नहीं। अब मुझे बताओ क्या ये मर्द नहीं था? यही तो असली मर्द है। ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि देखो जनरलाइज चीज़ों को नहीं करना। सारे मर्द एक जैसे नहीं है, सारी औरतें एक जैसी नहीं है। बिल्कुल सही और है। मेरे पास इक्वल परसेंटेज है मर्दों और औरतों की कि जिनके सबसे इजी, मैं आपको एक इजी सी मिसाल दे देता हूँ। थेरेपिस्ट जो होता है उसके पास तो लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, राइट जी। मेरे पास कई ऐसे किस्से मौजूद हैं कि थेरेपिस्ट से इश्क हो गया। मर्द को फीमेल थेरेपिस्ट से इश्क हो समझ आ सकती है, फीमेल को मर्द थेरेपिस्ट से इश्क तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारी मैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में ले रहा हूँ कि मर्द को फीमेल थेरेपिस्ट से इश्क हो गया, समझ आ गई बात है, क्योंकि मर्द भंवरा है, उसने तो जाना है, तो फीमेल को क्यों मर्द थेरेपिस्ट। एक ऐसा भी केस था कि उसने अपने थेरेपिस्ट को कहा कि सर मैं आपसे, उसने कहा कि मैं तुमसे शादी के लिए अपने शौहर को तलाक देने के लिए तैयार हो गई हूँ, मैं खुला का केस फाइल करने लगी हूँ, मैं तुमसे शादी करनी है। वो कहने लगा बीबी मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट हूँ। मैंने कहा मुझे तुमसे बात करके सुकून मिलता है। टीचर से भी तो प्यार हो जाता है लड़कियों टीचरों से प्यार हो जाता है, यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं। तो अब आप इसमें ये देखो, ये कदगन लगाना हमारी कि जी मर्द ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हमने एक आर्ग्यूमेंट जीतना है या हमने एक पॉइंट स्कोर करना है, वो नहीं सही, ठीक है। सो ये करने वाले दोनों इक्वालिटी पे मौजूद हैं। चलो अगर हमने स्ट्रेंथ करनी हो, शायद 60% मर्द करता होगा, 40% औरतें करती होंगी, ठीक है। जो औरतें ये कहती हैं कि जी ये स्टेटमेंट मेरी गलत है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपने आप को मैरिज काउंसलर बनाओ और फ़ोन कॉलें रिसीव करना शुरू करो। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम उसके बाद मुझसे एग्री करोगी, ठीक है। लेकिन औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाती क्यों है? क्या रीज़न बनती है? अगेन दोनों के लिए, दोनों औरत या मर्द क्यों जाते हैं, दोनों के रिलेशनशिप में मैं वो जो है ना सूरह रोम की जो आयत है, ठीक है, 29 है क्या नंबर मेरे से भी निकल गया, इसमें अल्लाह ने कहा कि हमने मवद्दा और रहमा ये दो चीज़ों के लिए तुम्हें पैदा किया है, ठीक है, कि मतलब तुम लोगों को जोड़ों में बनाया है। मवद्दा इज़ शोइंग ऑफ लव, रहमा इज़ काइंडनेस, ठीक हो गया, माफ़ करना, काइंड होना। जब रिश्ते में ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो जो थर्ड बाई प्रोडक्ट है वो रिस्पेक्ट है, वो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो अब मैंने क्या कहा, जो कॉन्सेप्ट है उसका, जो अल्लाह ने कहा ना कि हमने कव्वाम बनाया है मर्दों को, कव्वाम के लिए फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल तीनों सिक्योरिटीज़ देना ज़रूरी है। अब जब ये तीनों सिक्योरिटीज़ नहीं मिल रही या कम से कम इमोशनल नहीं मिल रही, ठीक है, कोई भी एक नहीं मिल रही, तो इवेंचुअली वो क्या होगा कि वो टूटेगी। वो टूट के ये तीनों में से किसी एक को कंपनसेट ज़रूर करेगी किसी और के अंदर से, वो चाहे अपने माँ बाप से कंपनसेट कराए, चाहे बहन भाई से कंपनसेट कराए। मैं ऐसे कई केसेस जानता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैं उस मर्द को मर्द नहीं समझता जो बीवी से पैसे मांगे खाता है, ठीक है। वो ऐसे में जानता हूँ कि जो ससुराल को कहते हैं जाओ अपने बाप से ये लेकर आओ, जाओ अपने बाप से वो लेकर आओ, दहेज में ये लाना है, अब वहाँ पर बाप को और उसको फुट रख के ना, नीचे पैर रख के जाओ, ये नहीं देते क्या अपनी बेटी को वापस नहीं पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। एग्जैक्टली, अच्छा एक आध मजबूरी हो जाए एक अलग बात है, बट एक आपने हैबिट बना ली है, हैबिचुअली आप ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भाई वो तो रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो अब जब हम ये चीज़ें नहीं कर रहे होते तो चाहे वो औरत होगी चाहे वो मर्द होगा, जब औरत अपने आप को इमोशनली डिटैच करेगी तो मर्द बाहर जाएगा ही जाएगा, जब मर्द डिटैच करेगा तो औरत बाहर जाएगी जाएगी। अब वो उसकी किस्मत है कि वो बाहर अपने माँ बाप के पास जाए,
बहन भाई के पास जाए, या उसको कोई सड़क पे चलता, अच्छा स्पेशली जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि भाई कुलीग्स हैं, कुलीग ने हंस के बात कर ली, अच्छी बात कर ली, ठीक है, तारीफें कर ली, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, तो बड़ी स्मार्ट हो, Exactly. ये वो। ठीक। अच्छा, अब एक मैं तुम्हें तारीफ के ऊपर एक बड़ी मज़ेदार बताता हूँ। जी। अभी मेरी एक क्लाइंट थी, उससे मेरी बात हो रही थी, तो कहने लगी जी मेरा शौहर कभी मेरी तारीफ नहीं करता। मैंने कहा अच्छा, कहते हैं शौहर से, मैंने पूछा भी क्यों, कहता है सर मैंने कल उसको कहा है कितना अच्छा परफ्यूम है, कितने अच्छे कपड़े हैं। हाँ। मैं हैरान रह गया उस औरत का जवाब सुन के। क्या? ये तारीफ नहीं थी, ये तारीफ थी ना। तारीफ थी, एग्जैक्टली। हाँ। वो पता है क्या कहती है, सर ये कपड़े की तारीफ कर रहा है, परफ्यूम की तारीफ कर रहा है, मेरी तारीफ नहीं कर रहा। वो भी तो तुमने ही लगाया है, तुमने ही पहने हुए। एग्जैक्टली। अब ये मैं मर्दों को समझाता हूँ कि भाई हाँ। तुम कहो परफ्यूम बहुत अच्छा है और तुम्हारे जिस्म पे लग के तो और भी अच्छा हो गया। कपड़े खूब, रंग प्यारा है बट लग तुम्हारे पर ही प्यारा रहा है। कपड़ा इतना प्यारा नहीं है, लेकिन तुमने पहना है तो तुम और ज्यादा प्यारी क्या लग रही हो। फर्क पड़ता कपड़े है? को खूबसूरत कर दिया। हाँ। क्या फर्क पड़ता है? बेशक बात वही थी, तो मतलब अब देखो ये मुझे भी एक औरत ने ये बात सिखाई है ना। सही बात है। वो कहने लगी सर ये इस तरह बात करे तो मुझे समझ आती है, हाँ। तब मतलब मेरी ये बात कर रहा है। सही नाउ दिस इज अगेन इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। आप एग्री करती हो इस बात से? होनी चाहिए बिल्कुल। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए। इफेक्टिव होना जरूरी नहीं है, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, सही उसके बात असरात क्या हो रहे हैं वो जरूरी है। अभी तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, इफेक्टिव थी ना, है। जी। ठीक है, लेकिन इफेक्ट क्या था कि उसने कहा ये तो मेरी तारीफ नहीं कर रहा, कपड़े की तारीफ कर रहा है। हाँ। उसको इफेक्ट को कैसे चेंज किया, कपड़े तुम्हारे जिस्म पे जाके अच्छे लग रहे हैं, राइट। सो इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझना जरूरी है। इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ही ये कि हम डायरेक्ट, वो कहते हैं ना जो कम्युनिकेशन है ना, एक तो हम कम्युनिकेट करते नहीं हैं। हाँ। बीवी कभी नहीं बताएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चों को शुरू से सिखाया गया है कि भाई आज मेरा दिल है बाहर खाने पे जाने का, वो नहीं बताएगी। बच्चे को कहेगी कि पापा को आइसक्रीम खानी है, पिज्जा ले आए, ये या कर ले, वो या कर ले। ये करेगी, या फिर वो ये करेगी कि वो अपने अंदर ही कुर्ती एक हफ्ते बाद की, एक हफ्ता हो गया आपने मुझे कहीं पर लेके नहीं गए, वो एक हफ्ता अपने हाँ। अंदर बसाती रहेगी, दफनाती बात रहेगी, है। ठीक है। भाई तुमने जाना है, तुम मुंह खोल के कहो हाँ। मुझे जाना है। मेरा दिल कर रहा है मुझे पिज्जा खिला दें आज। अब मुझे हम कहते हैं ना हमारी औरतों की हाँ में भी ना होती है और ना में भी हाँ होती कुछ है, समझ नहीं ठीक है? आती। कोई समझ नहीं आ रही थी कि हाँ। बंदे क्या कह रहा है, सही राइट? बात है। अब अगर वो औरतें ये बात, अच्छा ये बात एक्चुअली ऐसे नहीं थी, लेकिन ये बात उनके जहन में, अच्छा ये ऐसी चीज़ है कि इस चीज़ को हम रिवर्स करना चाहें तो कर सकते हैं, हम करते नहीं हैं रिवर्स। अगर आप ये चीज़ समझ लें कि भाई मैंने जब ये जो भी मैं कर रहा हूँ या कह रही हूँ या करवा रहा हूँ, अगर मैं उसको डायरेक्ट कह दूंगी तो आगे मर्द को भी ये जानना है कि उसने रिटेलिएट नहीं करना, जज नहीं करना। अगर उसने कहा जी आज मेरा खाने का मूड है, वो थका हुआ आया है, यार मैं थका हुआ, मैं नहीं जा रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, अभी ऑफिस आया हूँ, तुम्हें अब वो एहसास ही नहीं है मेरा। अब वो नेक्स्ट टाइम अपना कभी इजहार नहीं करेगी। हाँ। सही बात है, सही बात है। ठीक है। सो उसको स्नब करने की बजाय उसको यार तुम बहुत अच्छा आइडिया है, चलें। अच्छा वो देखिए, वो भी देख रही है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो देख रही है कि आप थके हुए हैं, हाँ हाँ हाँ। कि आप थके हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं यार तुम्हारी खुशी के लिए चलते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, ऐसी कौन सी बात है, तुम मेरी थकावट दूर हो जाएगी। हाँ। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 75 to 80% केसेस में औरत कहेगी नहीं जाना। हाँ, नहीं जाना, कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, ऑनलाइन यहीं कर पे आ लेंगे या हम जाएगा। कल चले खा भी जाएंगे, लेंगे और एंजॉय भी कर लेंगे। ठीक है। यानी ये वो, अब देखो ये वही इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। सही बात है। हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इफेक्टिव तो वो भी है जो डिफेक्टिव है, ठीक है। सो अब जब आपने ये वाली बात इस तरह से की है तो इसको ना एक और मैं ये कहता हूँ कि दूसरे के मुंह से कहलवाना ज़्यादा बेहतर है ना। हाँ, हर बात अपने मुंह से कहनी ज़रूरी कहनी है, जरूरी नहीं है। ठीक है। हाँ। अच्छा इसमें एक मैं ना जो स्टोरी थेरेपी का जो एक फार्मूला है वो भी बताता होता हूँ कि अक्सर जो है ना वो कई दफ़ा आपको चीज़ें कहानी के थ्रू सुना देनी चाहिए, मेटाफोरिकली। अच्छा, वो कैसे बताएं जरा। लेट्स से वो आपको पता है कल भाई और भाभी जब खाने पे गए थे ना इकट्ठे, ठीक है, हाँ। तो वो बता रहे थे कि वो रेस्टोरेंट नया खुला है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो भाई भाभी कह रहे थे जब तुम लोग जाओगे ना तो वहाँ पर हमें भी अपना फीडबैक देना। बात समझ आ गई है? मैसेज भी पहुंचा दिया और indirect। ठीक है। सही है। अब शौहर क्या पूछ रहा है, आज चले? हाँ। नहीं आज आप थके हुए लग रहे हो वैसे। हाँ। नहीं नहीं चलते हैं यार, कोई मसला नहीं है, ट्राई करते हैं, ट्राई सस्ता भी करते है, हैं, डील भी लगी हुई है। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा अब दोनों सूरतों में होता है ना। अब ये अगेन ये वही मैसेज था जो हमने पहले दिया था, इसका इफेक्ट क्या होगा और उसका इफेक्ट क्या हुआ, ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है। सो ये जो हमारे मिड लाइफ क्राइसिस का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो इसलिए है कि हमारी कम्युनिकेशन शुरू से सेट नहीं होती, बढ़ते 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 वो जो एक दूसरे को देख के पहले प्यार आ रहा था, अब वही 0 to 10 के स्केल पे 1 to 10 था, अगर 10 on 10 था, अब वो -1000 हो चुका हुआ है।
तो उसको इसीलिए मैं क्या बार बार एक बात कहता हूँ, तजदीद वफा बहुत ज़रूरी है। अच्छा 40s की एज में ये भी तो हम देखते हैं ना कि मियाँ बीवी अक्सर फैमिली वालों के सामने प्यार नहीं दिखाते, एक साथ बैठ भी जाए तो कहते हैं इनको कौन सी जवानी चढ़ गई है, ये क्या हो गया, अभी जवान हुए हैं ये। वो 40 की एज में क्या होता है, बेचारे 56 एज में नहीं दिखाते मतलब वो। स्पेशली इस एज में कहते हैं ना कि अब तो बूढ़े हो गए हैं, इनको क्या जवानी चढ़ हाँ, गई है। ये भाई यही तो मैं समझ नहीं आती कि मैं उस दिन पता नहीं कौन सी एक कपल था, कोई अमेरिकन या कैनेडियन कपल है। हाँ। वो 88 का बंदा था और मेरा ख्याल है 86 की 85 की बंदी थी, ठीक है। और तो उनकी वीडियो किसी ने मैंने कहीं पे देखी थी, शेयर की हुई थी। वो बड़े मज़े से उसकी गोद में बैठी हुई है आके, उसकी सारी फैमिली उसके आसपास है और वो उसको चूम रहा है, उसकी सालगिरह थी। हमारे यहाँ पर करके दिखाओ ना ज़रा, ये है बुढ़ा बुढ़ी पागल पागल हो गए हैं, पता नहीं कौन सी जवानी चढ़ गई है, इश्क चढ़ गया। यार भाई वो मियाँ बीवी हैं, वो लिबास है एक दूसरे का। एग्जैक्टली। उस लिबास को पहने बगैर आप कैसे उसको महसूस करोगे? उन्हें करने दो। जब कुरान कह रहा है कि जी मुवद्दा, तो शोइंग लव, तो फिर शो लव करने दो ना, क्यों रोक रहे हैं उनको? तो ये हमारे मुआशरे की बीमारी है। ये बीमारी पूरी दुनिया में नहीं है, मैं भाई आपको बता दूं, ये पाकिस्तान में ज़्यादा है, ठीक है। आप बाहर जाते हैं, अच्छा पाकिस्तानी भी जब बाहर जाता है वो भी इस बीमारी का शिकार होता है। अच्छा। जाहिर है वो बाहर जाता है तो वो कहते हैं अम्मी अब्बू आएंगे, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हाँ, आहिस्ता बोले, आवाज जा रही है बाहर। बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे आपकी लड़ाई भी तो सुन रहे हैं ना। मैं भी बार बार जुमला बोलता हूँ, लड़ाई सुन रहे हैं, अच्छा प्यार ही सुन ले। एग्जैक्टली। अच्छा अगर वही मियाँ बीवी लड़ रहे होंगे तो माँ बाप क्या कह रहे होंगे, है कितनी बेशर्म लड़की अपने शौहर के आगे ज़ुबान चलाती है, ठीक है। या अगर वो ससुराल में जाके लड़ रहा है तो कहेंगे तो इसको शर्म नहीं आती अपनी बीवी के साथ इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन अगर वही दोनों प्यार कर रहे होंगे तो दोनों के मौके के है, वो कहेगा जान मुरीद, वो कहेगी बेटा तुम शर्म करो, हम मामा अम्मी अबू बैठे हैं सामने, ठीक। सो ये मिसकंसेप्शंस जो है ना, ये बहुत सारी गलत है। और बिल्कुल आपका ये पॉइंट सही है कि यार अगर वो 40 के बाद दूसरे के साथ बैठ के एक प्लेट में खा रहे हैं, यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के गिलास का जूठा वहाँ से पीते वहाँ से थे जहाँ पे उनके होंठ लगे होते थे, ठीक है। तो वो यार वो अगर कर सकते हैं तो हमारी हया उनसे कैसे ज़्यादा है यार। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये डिसीजंस कैसे ले लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपको पता है, चलो मुझे आपसे सवाल पूछता हूँ जी। दुनिया का सबसे पहला नॉन रिश्ता कौन सा? नॉन रिश्ता? नॉन जो हमारी इल्म में फर्स्ट रिश्ता इस दुनिया में अल्लाह ने जो कायम किया था वो क्या था? हज़रत आदम और अम्मा हवा का। क्या रिश्ता था वो? मियाँ बीवी का। थैंक यू। बाकी सारे बाई प्रोडक्ट्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता आज हमारा सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि दुनिया को बना के अल्लाह ने सबसे पहला काम ये किया कि मियाँ बीवी पहला रिश्ता है, उसके बाद औलाद है, उसके बाद माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप तो उसके बाद बनने थे ना, राइट? सही बात। तो जब हमारा बेस, रिश्ते की बेस, इस कायनात के रिश्तों की बेस है मियाँ बीवी। आज जो लोग कह रहे हैं जी लिव इन रिलेशन में रहना है, फलाने में रहना है, भाई तुम बुनियाद छोड़ रहे हो, ठीक है। शादी लोग पूछते नहीं क्यों ज़रूरी है, वो दुनिया के स्टार्ट की, आगाज़ की बुनियाद है, वो बेस है रिश्तों की। आप रिश्तों की बेस तोड़ दो, इस मेज़ के नीचे से आप मेज़ तोड़ दो, बेस तोड़ दो, ये मेज़ खड़ी रहेगी? कभी भी नहीं, कभी धड़म दे के नीचे गिरेगी फौरन। इसीलिए आज हमारे माशरे में इन्हितात है, इसीलिए आज हम मॉरली डिग्रेडेशन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमने उस रिश्ते की असास को नहीं समझा, हमने उसकी बेस को नहीं समझा, हमने उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। तो मिड लाइफ तो क्या, ऑल लाइफ क्राइसिस में हम। शादी के बाद क्या होता है भाई, बस ये आज जोक्स क्या हो रहे होते हैं, आज की रात मुस्कुरा लो, कल से ये मुस्कुराएगी। हेलो, क्यों भाई, क्यों आज की रात मुस्कुरा लो? ये क्यों नहीं कह सकते आप कि यार ये तुम दोनों की बड़ी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी, इंशाल्लाह ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना। ये दुआ क्यों नहीं? हम ये क्यों कहते हैं कि भाई शादी के 6 महीने बाद सब मर्द एक जैसे हो जाते हैं? तमाम रिश्ते जो है ना मियाँ बीवी के 2 साल बाद मियाँ बीवी बहन भाई लगना शुरू हो जाते हैं। ये इंस्टॉलेशंस क्यों कर रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल सही। एंड हाउ डेयर आर वी एक्सेप्टिंग दीज इंस्टॉलेशंस? और ये भी मैं अक्सर सुनती हूँ अपने इर्द गिर्द कि मर्द कहते हैं कि मर्द कभी नहीं बदलता, शादी से पहले भी उसे शादी का शौक होता है, शादी के बाद भी उसको शादी का शौक। मतलब अब देखो ना, ये सारी इंस्टॉलेशंस हैं फिर कि और ये इंस्टॉलेशंस कर कौन रहा होता है? आपके अपने करीबी मर्द दूसरे मर्द के दिमाग में डाल रहे होते हैं। मर्द के दिमाग में डाल रहा होता है, औरतें डाल रही होती हैं, माएँ, फुफियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, ठीक है, ये उनके दिमाग में डाल रही होती हैं चीज़ें कि भाई ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। सो मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप पॉजिटिव इंस्टॉलेशंस क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा रिश्ता शादी का शादी के दिन से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। हनीमून पे जाना है तो अम्मा भी साथ जाएंगी, छोटी बहन को साथ ले जाओ, अबे यार जाने दो उनको हनीमून पे,
ये मैं अक्सर सुनता हूँ हाँ जी, कि सर हम हनीमून पे गए थे तो उम्रे पे जाएंगे तो अम्मा हाँ, को जरूर ले जाएंगे। अम्मा को जरूर है। ओ भाई अम्मा को तो लाग ले जाए यार, ठीक है, अम्मा का अब्बा नहीं तेरा बैठा हुआ, वो ले जाए ना अपनी बीवी को, ठीक है। अच्छा फिर वो होटल में ऐसा करेंगे, कमरा भी जो है ना हम इकट्ठे ही ले लेंगे, हाँ, तो पैसे यार बच जाएंगे। बस शादी भी तुम नहीं कर लेनी थी, फिर शादी क्यों कराई है बच्चे की, सही ठीक है। बात है। तो मतलब ये है कि हमने इन चीज़ों को, इन मिथ्स को डिबंक करना है, इन मिथ्स को तोड़ना है। ये वो चीज़ें हैं जो रिश्तों को तोड़ रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, तबाह और बर्बाद कर रही हैं, ठीक है। ये कोई मिड लाइफ क्राइसिस नहीं, ये भी एक टर्म है जो हमारे माइंड में डाल दी गई है कि मिड लाइफ क्राइसिस होगा। जैसे आपका ओपन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, 40 के बाद मर्द बाद क्यों मारता है? कैसे पता है आपको? क्या आपने 99-100% मर्द देखे हैं जो मुंह मारते हैं? मैं पॉइंट समझ रही हूँ? जब आप 100% की गवाही नहीं दे सकती तो ये जुमला कैसे बोल सकती हो आप? लेकिन चूंकि ये जुमला अवामी जुमला है, अवामी जुमला है और इंस्टॉलेशन की गई है, इंस्टॉलेशन की गई है। सो मेरा यह पॉइंट ये, कोई क्राइसिस नहीं। हाँ एक्सेप्शंस हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात बार बार कह रहा हूँ, नहीं कर रहा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। बट वो एक्सेप्शंस 10% से ऊपर नहीं है दुनिया में, ठीक है। सो आपको एक चीज़ समझनी है, अगर आपको इस रिश्ते को बचाना है तो यार इस तरह समझ लो कि ये मेरे रब का दिया हुआ पहला रिश्ता है इस दुनिया में इंसानों को, इसी की कदर कर लो, इसी का ख्याल कर लो, यही समझ लो कि इस तरह से हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। एक्चुअली वो इबादत, आपको पता है, वो अमल जो एक मियाँ बीवी को राहत देता है, दुआ पढ़ के करो तो वो इबादत बन जाता है, ठीक है। इससे बड़ी और क्या चाहिए आपको चीज़, कि आप अपना राहत ले रहे हो लेकिन कर इबादत रहे हो, ठीक है। सो अगेन मैं तो ये जो है ना क्राइसिस का जो एक एलिमेंट है, मैं इस एलिमेंट के ही खिलाफ बोलता हूँ कि यार आप ये इंस्टॉलेशन ही बंद कर दो कि मिड लाइफ क्राइसिस है। सही बात है। आप ये भी तो कह सकते हो ना यार, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, हाउ डू वी रिकिंडल, हम अपने रिलेशन को दोबारा कैसे यूनाइट बेहतर करें, इग्नाइट करें, ठीक है। ये भी तो सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। ये क्यों कहा जाता है जी 40 हो गया अब ये मर्द, अब तो ये अच्छा, फिर इसकी मिथ की वजह से नुकसानात क्या हैं? औरतें शौहरों पे 40 के बाद ज़्यादा शक करती हैं। शक यहाँ से शुरू होता है, बुनियाद यही होती है। देखो शक, एक बात याद रखना, इनसिक्योरिटी जो है ना वो शक की बुनियाद है, ठीक है। अब इनसिक्योरिटी में 2-3 चीज़ें हैं। अगेन मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ जी। अगर औरत को ये लगता है ना कि मैं प्यारी नहीं हूँ या मैं उसके कोई हकूक़ पूरे नहीं कर रही हूँ, तो फिर वो जुल्म करती है, ये कि फिर उस पर शक करना शुरू करती है, पहले से उसको कद करने लगाती है, अपने ऊपर काम करने के बजाय उस पर शक करती है। मर्द जो है, मर्द को जब ये लग रहा होता है कि भाई ये जो है ना मैं कमज़ोर हूँ, मतलब मैं पकड़ा ना जाऊँ, मैं चोरी कर रहा था, मतलब मैं जैसे चीटिंग कर रहा था जी, तो मर्द औरत पे सख्त होना शुरू हो जाता है, ताकि इससे पहले कि वो बोले मैं ऊपर चढ़ाई कर दूँ, ठीक है। एंड दिस इज़ वाइस वर्सा। अगर औरत भी चीट कर रही होगी ना, तुम देखना उसका रवैया घर में कभी भी नरम नहीं होगा, वो चिड़चिड़ी होगी बहुत सारी, उसका दिल नहीं लगेगा ना, बिकॉज दिल के अलावा वो ये एक टेक्निक, अगेन ये भी इंस्टॉलेशन है, आप रिपल्सिव टेक्निक रखो कि यार ये मेरे करीब आएगा तो मेरे बारे में जानेगा ना, ये मेरे करीब ही ना आए, रिपल्स करके उसे दूर रखो अपने फिर मोबाइल फोन भी छुपाते हैं एक दूसरे से। अच्छा मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे का मोबाइल चेक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल टच भी हक नहीं है क्या? कुरान में अल्लाह ने मना कर दिया, सूरह हुजरात उठाओ, टोल लगाने के ऊपर को गुनाह करार दिया गया है, तो ये टोल लगाना नहीं है, हक कैसे हो गया? किसका हक है? ये तो ना हक है, ठीक है। जिस चीज पे अल्लाह पर्दा रख रहे हैं, आप पर्दे क्यों उठाना चाहती हो? ठीक है, जब अल्लाह कह रहे हैं कि टो नहीं लगानी, सूरह हुजरात उठाओ पढ़ो, तो फिर आप स्पाइंग इज ओनली अलाउड व्हेन यू आर इन द वॉर। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा स्पाइंग मुझे बता दो कहाँ अलाउड है, ठीक है। अब आप मुझे कोई मोबाइल, मेरे मोबाइल का पासवर्ड मेरे घर में सबके पास है, अच्छा, ठीक है। मेरे पास ना किसी बच्चे का मोबाइल का पासवर्ड है, ना बेगम का पासवर्ड है, ठीक। अब बंदा कहे कि यार मेरा तो सब कुछ उनके पास है, मैं क्यों नहीं ले सकता? हर दफ़ा जाकर मुझे खुलवाना पड़ता है, क्योंकि कभी काम पड़ जाए ना, यार ये प्रॉब्लम आई है तो देखें, मतलब खोल के दिखाओ जरा मुझे, ठीक है, खोल के दो, ठीक है। नाउ मैं क्यों अपने दिल में उस बीज को बोऊं जो बीज मेरे लिए कल को एक हसद का, शक का दरख्त बनेगा, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है ना जी, बिल्कुल, ठीक है। ये वो बीमारी है जो घरों को तबाह कर देती है। इसके ऊपर मेरा एक पॉइंट है समीरा, और वो पॉइंट ये है, मैं जब 8वीं क्लास में था ना तो मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी, इफ़ यू लव समथिंग सेट इट फ्री, इफ़ इट कम्स बैक टू यू इट्स योर्स, इफ़ इट डजंट इट वाज नेवर मेंट टू बी। अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है ना, उसको आज़ाद करके देखो, अगर वो आपके पास वापस आती है तो वो आपकी थी, अगर वो आपके पास वापस नहीं आती
तो आपके लिए कभी थी ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि यार आप उसको आज़ाद कर दो, ठीक है। देखो तो सही वो क्या करता है। कोई अगेन एक्सेप्शन छोड़ के 90% मर्द एक आध दफ़ा गलती करेगा, जब आप उसको आज़ाद करोगी वो ऑटोमेटिकली वापस आएगा, बिकॉज उसको रिमोर्स उसके अंदर उसको ना अंदर का ज़मीर मारता है, अच्छा। ठीक है। इवन एन औरत, मतलब दोनों में से जो भी ये कर रहा है। सेकंड, अगर आप बीवी हो तो आपको तो मुफ्त की जन्नत मिली हुई है, कैसे भला? मर्द ने बाहर मुंह मारा, करेक्ट, गुनाह किसको मिलेगा? आपको, मर्द को। बाय द वे आपको भी मिलेगा। वो कैसे? अगर बीवी अपने हकूक पूरे नहीं कर रही है तो उसका गुनाह उसको भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन वही एक्ट को बीवी अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा बना सकती है। कैसे? कैसे? भाई जब मर्द ने बाहर मुंह मारा, आपको तो नहीं पता ना, आपने अपने इमोशनल एंड फिजिकल हकूक पूरे किए, आप अपनी इंटीमेसी सही कर रही हो, आप अपने तमाम फ़राइज़ पूरे कर रही हो, आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, अपने शौहर की इज़्ज़त की हिफाजत कर रही हो, ठीक है। आप अपनी नमाजें अपने टाइम पे पढ़ रही हो, आप तो सीधी सीधी जनती हो। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो है वो, और क्यों तुमने उसके साथ जन्नत में जाके रहना यार? सही बात है, उसके अपने अमाल हैं, उसके अपने अमाल हैं, गलत अमाल, राइट। वो ये कई कहती नहीं सर वो हम जन्नत में भी इसको साथ, यहाँ वो तुम कहती हो तुम मुझे मारता है, यहाँ तुम कहती हो चीटिंग कर रहा है, तो जन्नत में नाल लेके जाना यार। हाँ, सही बात है, ठीक है। हाँ। तुम उसकी उस जन्नत के लालच में तुम इस दुनिया को जहन्नुम बना रही हो अपने लिए, है ना जहालत की बात। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है। सो मैं ये कहता हूँ कि आपको ये बिल्कुल, जो औरतें कैमरे लगाती हैं, मोबाइल चेक करती हैं, ठीक है, अच्छा हाँ, विद कंसेंट। अब मेरे घर मोबाइल पे एक ऐप है जो मेरे घर के सब फ़ोनों पे ऐप है। मैं इस वक्त कहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे घर में सबको पता है, उनको मुझे फ़ोन करके नहीं पूछना आप इस वक्त कहाँ हैं। अच्छा। मेरी बीवी को पता है मैं इस वक्त समीरा के साथ बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, मेरे बच्चे आगे पीछे फिर रहे होते हैं, बेटी मेरी गाड़ी पे कहीं गई हुई है तो मुझे भी पता हो कहाँ है, ठीक है। लेकिन इसमें हम सबका एक नोन है, ये कोई स्पाइंग नहीं हो रही। सही। ये सब ने इकट्ठे एग्री करके ये ऐप इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी मैं छुप के उससे कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, ठीक। नाउ ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक म्यूचुअल कंसेंट से काम रहा है, ये स्पाइंग नहीं हो रही, ये टो नहीं लगाई जा रही। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि आपको गलती से फ़ोन कॉल के ऊपर नाम भी नज़र आ जाए तो अपनी आंखें बंद कर लो कि यार मुझे नहीं पता किसका नाम है। क्यों? क्योंकि आपको ये क्या, लेकिन जो मर्द छुपाते हैं, औरतें छुपाती हैं, फिर ये भी तो गलत है। अगेन मैं उसका तो हल बता चुका हूँ। अगर वो छुपा के गुनाह कर रहे हैं तो वो उसका गुनाह है, तो उसका गुनाह है ना, उसकी सज़ा उसको रब ने देनी है। ठीक। तुम दुनिया में उसको सज़ा देने वाली कौन हो? ये कानून दुनिया ने बनाया है, ठीक है। ऑल्दो कि इस्लाम का कानून ये है कि जी आपने ज़ना नहीं करना, बट उस ज़ना के लिए, ज़ना के इल्ज़ाम में पकड़े जाने के लिए बहुत सारी सख्त शराइत हैं, गवाहों की ऑथेंटिसिटी है, बहुत सारी। तब सज़ा कौन देगा? औरत नहीं देगी सज़ा। कौन देगा सज़ा? अल्लाह देगा, कानून देगा। कानून देगा, संसार की सज़ा कानून देगा, ठीक है। एक औरत आप सल्लल्लाहु के पास आई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे ज़ना हो गया, मुझे सज़ा दें। देखो रहमा के कितनी कमाल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत का मंबा है, ठीक है। आपने उससे कहा कि और मेरे पेट में बच्चा है, हमल आ गया। अच्छा। आपने कहा जाओ इसको डिलीवर करके आओ। अच्छा। ठीक है। अब बच्चा डिलीवर हो गया, वो फिर आ गई। उन्होंने कहा जाओ बच्चे को 2 साल दूध पिलाना होता है ना, 2 साल तक दूध पिलाओ। ठीक। वो दूध पिलाया, वो फिर आ गई। फिर उनको सज़ा मिली और वो थी उस औरत की तौबा। अल्लाह के नबी ने कहा, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 2 दफ़ा मौका, 3 दफ़ा मौका दिया कि जाओ चली जाओ, हो गया ना गुनाह, माफ़ कर दी, तुमने दिल से माफ़ी मांग ली, अल्लाह ने कबूल कर ली, मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा। ठीक। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे इस दुनिया में माफ़ी उसी तरह चाहिए जिस तरह के होनी चाहिए, ताकि मैं ऊपर जाके जो है ना जन्नत में अपना घर बनाऊँ। तो जब उनको पत्थर पड़ रहे थे ना उसको, तो खालिद बिन वलीद के ऊपर एक छींटा पड़ा तो उनके ना कराहत सी हुई उनको कि यार ये इस औरत का छींटा मेरे पे पड़ा। खालिद बिन वलीद ही थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समबडी कैन करेक्ट मी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जो इसने माफ़ी मांगी है ना वो अर्शों में कबूल हुई है, और तुम इसके छींटे की बात कर रहे हो। क्या बात, ठीक है। सुभान अल्लाह। सो बताने का मकसद ये है कि उसका गुनाह उसके शौहर को ना पता होता, वो ना बताती किसी को, तो किसी को नहीं पता चलना था ना, राइट। अगर अल्लाह ने पर्दा, अल्लाह के नबी सल्लम इसीलिए उसको 2 भेजा कि यार जाओ तुम जाओ, ठीक है। तो अगर अल्लाह पर्दा रख रहे हैं तो पर्दा रख लेना चाहिए। आपको टो लगा के मिलता क्या है? कौन? अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मेरा तमाम उन औरतों से ये सवाल है जो मोबाइल चेक करती हैं, टो लगाती हैं, कितना सुकून मिलता है? सुकून कहाँ मिलता है, सुकून नहीं, बर्बाद हो जाता है। नहीं, सुकून तो मिलता होगा।
नफलों का सवाब भी होगा, क्योंकि अब हमने पकड़ लिया है, अब हम घर में आएगा वो तो हम उसको फूल बरसाएंगे, बहारो फूल बरसाओ, हैं कि हम इसको फूल बरसाएंगे कि मेरे शौहर ने जो है वो कितना नेक काम किया, मैं बहुत अच्छा है। आपकी 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, ये 4 हैं जी, ऐसे ही है टॉन्ट्स ना? मारना, जी जी जी। नहीं, सुकून मिलेगा ना आपको कि औरतों को बज़ाहिर इस बात से सुकून मिलता है कि मैंने इसको पकड़ लिया। पकड़ लिया है, रंगे हाथों पकड़ लिया, अब मैं इसको टॉन्ट्स भी मार सकती हूँ, सीने ठीक चौड़ा है, करके कह सकती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा सुकून मिलता है? अपना स्ट्रेस लेवल, अपनी एंग्जाइटी, अपनी वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, हम्म, ठीक है? वो तो जो कर रहा है उसने करना है, तुम उसको पकड़ ही नहीं सकती। मैं तो एक बात एग्जैक्टली। बता दूं, मर्द अगर 2 नंबरी करने पे उतर आए, हाँ, दुनिया की कोई औरत उसे नहीं पकड़ नहीं सकती। पकड़ सकती, बिल्कुल नहीं पकड़ सकती। भाई वो तुम दफ्तर बैठी रहोगी उसके घर सारा टाइम, तुम उसके साथ मीटिंग में जाओगी, कहाँ तक जाओगी? इवन मैंने वो मियाँ बीवी पार्टनर्स थे, एक केस था, मैं मियाँ बीवी बिजनेस के पार्टनर्स थे, एक ऑफिस में बैठते थे, वहां वो अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चला रहा था, तो साथ वाले कमरे में बैठी बीवी नहीं पकड़ सकी उसे, राइट? सो इसलिए ये जो इशू है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है, ये सोच ही डिजास्टर की सोच है। इस सोच से ही तबाही होनी है। आप अपनी भी जिंदगी को तबाह कर रही हो, जब फिर उसके बाद जब आप नेगेटिव हो, आप अपने बच्चों को अंदर नेगेटिविटी डाल रही हो, जब आप नेगेटिव हो आप अपने शोहर में अंदर नेगेटिविटी डाल रही हो, जब आप नेगेटिव हो आप अपने माँ बाप को नेगेटिविटी सुना रही हो, आप अपने बहन भाइयों को नेगेटिव, आप खुद नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हो, फिर कह रही हो आप बैल मुझे मारो, और मुझे क्यों इस तरह हो रहा है, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, इसके अच्छा लॉजिक रीजनिंग क्या है, इसके अफेयर्स की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ, उसके अफेयर्स का तुम्हारे डिप्रेशन से कोई ताल्लुक है या नहीं है? कोई है ताल्लुक? बताओ। है भी नहीं भी है। कैसे है? उसका अफेयर उसकी कब्र है, ठीक है? तुम्हें वो रिहाइश दे रहा है, फिजिकल फाइनेंशियल इमोशनल नीड्स पारी पूरी कर रहा है। अब अगर उसने चीट किया है, तुम्हें इमोशनली हर्ट हुई हो, ठीक है, तो जो तुम मजीद अपने आप के साथ जुल्म कर रही हो वो किस खाते में है? उसने तो एक एक्ट कर दिया ना। उसने तुम पे जुल्म किया, तुम भी अपने आप पे जुल्म कर रही हो। एग्जैक्टली, दिस इज माई पॉइंट, कि आप जिसको ये जो टोल लगा लगा के ये जो चीज़ें पकड़ पकड़ के, असल में फिर आप अपने अंदर जो कुटती हैं, वो पिछले दिनों एक वाक़या था ना, वो जिसमें एक बीवी ने अपने शौहर को जाकर डंडों से कुटा था, कि वो एक लड़की के घर में बैठा हुआ था, बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था 2 हाँ साल जी, पहले। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि वो जो बीवी थी उसको सुकून आ गया होगा उसको मारने के बाद? उसके दिल में ठंडक पड़ गई होगी, उसको पता चल गया होगा कि अब मैंने इसको पकड़ लिया रंगे हाथों, मैंने मार भी लिया, बस अब मेरी बाकी ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी। ऐसे ही हुआ होगा? नेवर नेवर, कभी भी नहीं। किसी की ज़िंदगी पुरसकून नहीं गुजरती, हम्म, ठीक है? सो ये एक जो एक्ट है ना, असल में हम शुरू हुए थे मिड लाइफ क्राइसिस से बात करते करते, हम देखो कहाँ पर पहुँच गए कहाँ पे हैं। पहुंच गया। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे, इसी से लिंक करके, कि मियाँ बीवी में से किसी एक का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपोज हो जाता है, ठीक है, रिश्ता तो ख़राब हो गया क्योंकि इतनी बड़ी बात सामने आ गई है, तो क्या रिलेशन दोबारा से पहले जैसा हो सकता है? देखो ये गिलास है ना, हम्म, इसको मैं तोड़ूंगा ये दोबारा जुड़ जाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। शीशे का ग्लास है। लेकिन ये गिलास जुड़ सकता है दोबारा कैसे? भट्टी में डाल के। जब इसको दोबारा शीशे की भट्टी में डालेंगे, फिर दोबारा निकालेंगे सांचे में से, तो यही शीशे, इसी शीशे जीरो से स्टार्ट करना है। मतलब जीरो से स्टार्ट करना है आपको, फिर तपस्या काटनी है। अगर आपने एज अ मर्द आपसे हो गया है, तो बीवी अगर आपसे नाराज़ है, वो गुस्सा दिखा रही है, तो उसको आगे से मूड नहीं दिखाना है, फिर बर्दाश्त करो। पहली बात तो तौबा करो, और बीवी से पहले अल्लाह से तौबा करो। बीवी कौन होती है तौबा करवाने वाली? अल्लाह से तौबा करनी है आपने, ठीक है? उसके बाद उसको बर्दाश्त करो। अगर वो मूड दिखा रही है, कुछ कर रही है, हमारे यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे ख़राब होते हैं, मैंने 1 हफ्ता 2 हफ्ते महीना कर लिया, महीने के बाद जो है वो 10 दफ़ा हो जाए, नहीं तो नासी मैं करूँगा, कर लो जो करना है। हाँ, इतनी तो माफिया मांग रही है, सॉरी कह दिया है, फिर भी हाँ। तुम मुंह बना के बैठी हो। यार तुमने 10 साल जो है उसको धोखा दिया है, हाँ, उसको 10 महीने तो गुस्सा करने दो, उसका हक इम्यून है, तो होने दो। उसको हक तो है ना, हाँ, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, अगर तुम रहमत का मामला करो, रहम का मामला करो, माफ़ी का मामला करो, तो तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। मैंने अपने साथ जो असूल रखा हुआ है ना, समीरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आके बैठे हुए, तो उठ के जाने लगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये जन्नती जा रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ पर गालिबन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ ये बंदा क्या ऐसा काम करता है कि इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। वो उसकी तरफ गए, उनको जाकर कहा कि जी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं 3 दिन का मेहमान अलाउड होता है, तो मैं 3 दिन आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत कैसे दी है। वो अच्छा। 3 दिन वहाँ रहे। हाँ। 3 दिन के बाद जब जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे एक बात बताओ ना, मैंने देखा कि मैं ना नमाजें तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हो, ना कुरान मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हो, ना क़यामुल लैल मुझसे ज़्यादा कर रहे हो, रातों को भी मैं तुमसे ज़्यादा जाग रहा था, सारा कुछ है, तो ऐसा कौन सा अमल है जो तुम करते हो जिस अमल की वजह से तुम्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती कह दिया?
कहने लगा मुझे तो कुछ नहीं पता ऐसा कौन सा अमल है। अच्छा। हाँ ले पता एक काम मैं रोज़ रात को सोने से पहले करता हूँ। मैंने कहा वो क्या? मैं दुनिया के तमाम इंसानों को माफ़ करके सोता हूँ। वाह, क्या बात। रहमा, ठीक है यार, वो दुनिया के इंसानों को माफ़ करते थे, आप अपने शौहर या बीवी को नहीं माफ़ कर सकते? एक दफ़ा माफ़ी के रास्ते पे चल कर तो देखो। और अगर वो गलती नखरा कर रही है या कर रहा है, वो थोड़ा बहुत गुस्सा कर, अच्छा उसमें क्या है, नखरा करना और बात है, टोंटे मारना और बात है। चोंचे मारना जो है ना, ये औरत की एक आदत है, वो चोंच मारती है, ठीक है, इसे पैकिंग, हैंड पैकिंग कहते हैं ना, जी, ठीक जी, है। जी। तो जो ये पैकिंग वाली आदत है ना, ये नहीं करो, या माफ़ कर दो या ना करो, या आर आर या या पार। पार। हाँ। बिल्कुल, ये जो दरमियान में है ना हियों में ना शियों में, ठीक है, ये काम नहीं करो। ये काम रिलेशन को मजीद ख़राब करेगा, ये ठीक नहीं करेगा। जब फिर एक और चीज़ मेरी याद रखना, लेट्स से शौहर सिगरेट पीता है, बीवी को नहीं पसंद, बीवी ने कहा सिगरेट छोड़ दें, उन्होंने कहा ठीक है मैंने छोड़ दिया, ठीक होगी बात। वो बाहर छुप छुप के पी रहा था। मैं हमेशा एक मशवरा देना चाहता हूँ तमाम रिश्तों, रिलेशनशिप मतलब शादीशुदा जोड़ों को, जी। गलत सही जो भी काम करना है, चाहे वो मियाँ बीवी हों या बच्चे हों आपके, इतना आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाओ कि वो आप एक दूसरे के सामने कर सको, एक दूसरे से छुपाना ना पड़े। इतना ट्रस्ट तो होना ही नहीं, चाहिए। ट्रस्ट के अलावा जब आप उसको धमकियां दोगी, मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं घर छोड़ जाऊंगी, मैं ये कर दूंगी, तो वो छुप के बाहर पी लेगा। वो जो पहला छुप के उसने बाहर पिया है, अब आपने उसको छुप के रिलेशन बनाने की भी इजाजत दे दी है, वो रास्ता आपने दिखाया, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो आप उसको इतना कॉन्फिडेंस दो कि यार आपने सिगरेट पीना है, नहीं मैं लेके आती हूँ। मेरा एक केस था मेरे पास, मतलब मैं, ये एक्सट्रीम केस है, वो बंदा पाकिस्तान से बाहर होता है, ठीक है। अच्छा। तो पहली फैमिली उसके साथ थी, अब उसकी फैमिली उसने पाकिस्तान भेजी हुई है। तो मुझे उससे बात हुई तो मैं कहने लगा सर मैं तो, मेरी बीवी तो जो है ना जनती औरत है। मैं कहा यार बिल्कुल होगी, ज़बरदस्त। तो मैं कहा क्या? या सर मैं चरसी हूँ, चरस पीता है वो, तो बाहर तो मैं पी नहीं सकता, तो मैं हर महीने एक हफ्ते का चक्कर, एक दिन के लिए आता हूँ, तो मेरी बीवी सिगरेट तैयार करके रख के बैठी होती है, बच्चों को उसने भेज दिया होता है। अच्छा। हाँ, उसको पता होता है कि ओए मैंने ये होए पीना। होए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एक आइडियल सिनेरियो है, हाँ, पर हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम वो कहता है कि जब से मेरी बीवी ने ये काम मेरे साथ शुरू किया, कहता है पहले वो कई साल मुझे मना करती रही, लेकिन ये ठीक। आदत नशा नहीं छूटा मुझसे। हाँ। बाहर था तो उसकी वजह से वहाँ पे पकड़े जाने का डर था, तो मैंने कम कर दिया हुआ था, अच्छा। लेकिन मैं आता था इसी तरह। तो मेरी बीवी ने कहा कि जब तुमने कहीं तो जाके पीना है तो इधर ही बैठ के पी लो यार। बच्चे दूसरे कमरे में, बच्चे सो गए, रात को मेरे लिए वो लगा होता, मैं पी लेता हूँ। अगेन मैं बार बार ये बात करूँ, ये आइडियल नहीं है, बट द थिंग इज दिस इज अ रिलेशनशिप। अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग के अलावा यार उसने वो जो काम उसने बाहर आपसे करना है छुपके, तुम्हारे साथ ही तुम्हारे कर साथ ले कर बैठ लेगा के, तो औरों को क्या है? बताने से बेहतर है कि अपनी बीवी को बता और दो। उसको फिर तुम उसके लिए दुआ करो और उसको एहसास दिलाओ कि ये सिगरेट तुम्हारी जिंदगी के लिए गलत गलत है। है, खराब है, हाँ। तुम्हें डॉक्टर से किसी से पूछो, खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो सकती है, वो एक अलग तरीका है। लेकिन नहीं नहीं मेरी कसम आप नहीं पियेंगे, मेरी कसम आप नहीं पियेंगे, वो कहता अच्छा तेरी कसम मैं नहीं पीऊंगा, बाहर जाके हाँ। कसम गई हवा में धुएं में उड़ गई। धुएं में उड़ गई। वो उसमें मुझे एक जोक याद आ गया, वो हमारे कॉलेज में ना एक ये झारा पहलवान है ना, जो हाँ जी। पाकिस्तान का बड़ा मशहूर नाम है, तो इनका एक भांजा था, वो कॉलेज में मेरे बड़े भाई के एंट्री में था। अच्छा। तो वो उधर एक सीनियर थे, वो सीनियर ने ना उसको एक दिन आके छेड़ना शुरू कर दिया। ये 8वीं में थे, वो सीनियर सेकंड ईयर में था, ठीक है। उसने छेड़ा, ओए तू पहलवान का बेटा, ओए तू पहलवान है, ओए तू जा रहे कह रहे, ओए उसने 2-4 दफ़ा को जब छेड़ा था, तो मेरे से कुश्ती कर, मेरे से कुश्ती कर। उसने उसे कहा यार भाई, वहाँ भाईजान कहते हैं मसनद दाल में ना, ठीक। नहीं कहा भाईजान ना छेड़ें, मुझे ना तंग करें, मतलब मैं, आप सीनियर भी हैं, आप बड़े भी हैं, तो ये ना, नहीं नहीं तो आप मुझसे कुश्ती कर, ये देख। मैंने उसने उसका यूँ बेड पे यूँ गिराया। मैं ठीक है, वो खड़ा हुआ। अब ये 8वीं का, वो सेकंड ईयर का लंबा बच्चा, इसने उसको वो जो भी होता है धोबी पटड़ा या क्या जो भी मारा, और यूं नीचे से उठाया, ठीक है। ये जान में था, वो पतला था, उठा के ना सर के ऊपर क्या कहता है, लो जी सारे देखो, मलिक साहब ऊपर और मलिक साहब नीचे मलिक साहब ऊपर और मलिक साहब नीचे। तो अच्छा। ये हमारे यहाँ पर ना बीवियाँ यही कर रही होती हैं, हैं सही है। कि यार तुमने पीना नहीं पीना नहीं पीना नहीं, मेरी कसम मेरी कसम मेरी कसम। वो कहता अच्छा मलिक साहब ऊपर, मैं नहीं पी रहा, मलिक साहब नीचे है। तो खुदा का वास्ता है, रिलेशनशिप को ऐसा बनाओ कि कम से कम आप दोनों एक दूसरे के सामने, गलत या सही, अगर मुझे गलत भी कोई बात करनी है ना, मुझे ये डर ना हो कि मेरी बीवी मुझे जज करेगी, बिल्कुल, और मेरा शौहर मुझे जज करेगा। मैं यहाँ पर हर बात कर सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जाते जाते हम आपके व्यूअर्स को दे के जाएंगे। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो गलत बात करने के लिए मर्द बाहर एक लड़की ढूंढ रहा है और लड़की बाहर एक मर्द ढूंढ रही है, वो गलत बातें आपस में कर लो, ठीक है, जिंदगी आसान हो जाएगी।
सही बात है। आखिरी एक सवाल है मेरा आपसे कि शौहर अगर किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी ले रहा है और बीवी को पता चल जाए तो बीवी कौन से ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स ले कि वो मर्द उस औरत से ध्यान और दिलचस्पी हटा दे? बीवी सबसे पहले अपने ऊपर काम करे। कैसे? सबसे पहले ये देखिए कि कैसे? बैठ के उससे बात करें, हम्म, उससे पूछे कि मुझसे क्या, अपने पहले अपना एनालिसिस करें कि मुझसे क्या गलतियां हुई, क्या मैं टॉन्टिंग थी, क्या मैं ये चीज़ें करती थी, क्या मैंने मलिक साहब ऊपर और मलिक साहब नीचे वाला काम किया हुआ था, ठीक है, क्या मैं अपने शौहर को बन ठन के मिले बगैर मिलती थी, क्या मैं अपने शौहर के सामने जो है वो पोछा मारने वाली माई बन के मिलती थी, क्या मैं अपने शौहर के जिस्मानी हकूक़ पूरे कर रही थी, ठीक है। या ये सारी चीज़ें करने के बाद उसके बाद वो शौहर से बात करें कि जी आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी कमी है जो मेरे में लगी थी आपको, जिसको मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ ताकि मैं भी उस लेवल पे चली जाऊँ, ठीक है। तो मैं आपको ये भी कह रहा हूँ 50 to 60% मर्द वहीं पर रुक जाएंगे। मैं चलो इससे ज़्यादा नहीं कहता, 50 to 60% मर्द सोचने में मजबूर वो तो हो सोचेंगे कि जाएंगे। यार ये मुझे रिएक्शन भी दे सकती थी, हाँ। लेकिन देखो ये मुझे कह रही है कि मेरी इंप्रूवमेंट बताए ताकि आपको वहाँ जाना ही ना पड़े। हम यह समझते हैं गले पे अंगूठा रखने से बंदा काबू आता है। ओए बेवकूफ़ो, बंदा प्यार की मौत मर जाता है। प्यार से जहर भी पिला दो वो पी जाता है, ठीक है। अगर औरत आई लव यू पे मरती है तो मर्द को भी आई लव यू ही चाहिए, लेकिन दोनों सिनेरियोज में शो लव। आपके एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे वर्ड्स तो होते हैं कि जी नहीं ठीक है, आप मुझे बताएं ना, आप बताएं ना, कोई लड़की है ना, बताएं ना, बताएं ना, बताएं। वो 50 वक्त बताएं ना, नहीं मैं कुछ नहीं कहूँगी, हाँ है, खड़े जाओ, मुझे पता था तुम ऐसे ही हो। यार जब आप ये कर लेते हो ना, और हम ये बच्चों के साथ भी कर रहे होते हैं, बेटा बताओ ना, बताओ, अच्छा सिगरेट पिया था, सिगरेट, हाँ, थोड़ा भाई जब आपने वो काम कर दिया तो आपने आइंदा के लिए वो रास्ता ही बंद कर दिया दोस्ती का, सच का, ताल्लुक बनाने का। तो उस वक़्त आपको चाहिए कि आप पहले सेल्फ एनालिसिस करो, ठीक है, और उसके बाद आप बात करो कि जी मेरे में क्या ऐसी, पहले तो आपको अच्छा 90% आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे में क्या कमी थी। हाँ, आइडिया हो जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद उस कमी को दूर करो। ज़रूरी नहीं है कि शौहर को ये बावर कराओ कि तुम मुझे पता है कि तुम में क्या मसला है, कि तुम बाहर मुंह मार रहे हो। उसको इतना प्यार दे दो, उसका मल्टीप्लाई बाई, वो मैं ना, मेरा छोटे बेटा है उसको मैं अक्सर, मेरा ये जोक चलता है, जब पहली दफ़ा हुआ ना, मैंने कहा रयान नाम है, कहा रयान, कहता जी, मैं यार बेटे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अम्मी को किसी को ना बताना। कहता है वो क्या हुआ? मैं कहा बेटे बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे साथ कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको बताऊँ। वो बेचारा ना रोने वाला हो गया। वो क्या हुआ है? मैं कहा बेटे आपसे लव हो गया। कहता यार बढ़ा देना यार। ठीक है, तो यार ये काम हम जस्ट इंक्रीज लव, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मसले आपके मसले बनेंगे ही नहीं। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।